नमस्कार। आज सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुनिए धर्मवीर भारती की लिखी उपन्यास गुनाहों का देवता भाग 5। बिटिया रानी तई खाए लेओ, फिर भीतर लेटो, अबहिन लेटे का बखत नहीं आवा। सहसा महाराजिन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया, खाए लो बिटिया, खाए पिए छोड़े से काम चली नहीं। जाओ उठो, महाराजी ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा न देखकर उड़ गई। चल दिखाने और कर उठाते उसकी आंख में आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया। उसने दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था। उसे 2 कौर खाने के बाद महाराजन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घर में रहियो। महाराजन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया, काहे बिटिया, बाबूजी कुछो नहीं ही लिखन? तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराजिन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाएं, मगर न पापा को ख्याल न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे ही खराब है, हम क्या करें? ऐसे स्वार्थी हैं, मतलब कि बस सुबह शाम आए, हम या पापा न मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गए हैं तुम्हारे। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया है, और खुद ही आज लखनऊ, कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलार उनके साथ है तो बस, और किसी की फिक्र ही नहीं। अब तुम महाराजिन, चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद सा तो है छोटे बाबू, और कैसा हंस के बातें करत है। माई का जाने कैसे ही आव पड़ा कि उन्हें अलग कह दीस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात हुई। उन्हें यहीं बुलाए ले तो अपने हाथ की खिलाए दई, महीना माँ मोटा कर दई। हमें तो से ज़्यादा उसकी ममता लगत है बीबी जी। बाहर एक में पूछते हिया कोनो डाक दर रहत, हम कहा नहीं, हिया तो बाबूजी रहत हैं। तो कहत है नहीं, यही मकान आए। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बेटा उन्हें हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाइसिकल रखी थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही थी, करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बता जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूँगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? हाँ, आप मिस डिक्रूज? सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वे चौक में हैं, लेकिन आजकल तो वे भी पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ। इतनी तारीफ किसी लड़की की करते तो हमने सुना नहीं। सचमुच पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम, एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें करते रहे। आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज टाइप करती हैं, फिर आपकी रुचियाँ, आपके बारे में बताया। आपको साहित्य से बहुत शौक़ नहीं है, आप शादी से बेहद नफ़रत करती हैं, आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं,
और मिस डिक्रूज, न आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ तो मिस पम्मी, शायद इसीलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी। आप कहीं आती जाती नहीं। वह लड़कियों को आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है। पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि 14 बरस से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मेम के मुंह से यह बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसलिए इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई भी चार मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि उससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता, और इस उम्र में जो कोई भी ऐरा गैरा उसके संसर्ग में आ जाता है उसे वे प्यार का देवता समझने लगती है, और नतीजा यह होता है वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि जिंदगी भर उसे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है कि या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादियां करें, जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाए। नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि 14 वर्ष के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका संसर्ग उसी आदमी से रहे जिससे उसे ज़िंदगी भर निबाह करना है, और अपने विकास क्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चले। लेकिन यह तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 बरस के बीच में लड़की की शादी हो या उसे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए थे। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई। बहुत ठीक, तुम 34 बरस से पहले शादी मत करना। अच्छा, हाँ। और क्या बताया चंदर ने मेरे बारे में? और कुछ खास तो नहीं। हाँ, यह कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो, देखिए मैं भूल ही गई, लीजिए सिगरेट मंगवा देती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वह मेरा दोस्त बन गया है, और दोस्ती में एक दूसरे से निभाह ही करना पड़ता है। उसने आपसे यह नहीं बताया? मैंने उसे दोस्त मान लिया है। पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर, और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा। यही कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं। हाँ, कभी वह छिपाते नहीं मुझसे कुछ। क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बता सकती हैं उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात ना कीजिए, कविता सुना दीजिए उन्हें, या कविता की किताब दे दीजिए उन्हें। और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बेहद पसंद है, और क्या चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। यह क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए आप सोचे कि मैं इससे मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ, लेकिन असल बात मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती रही, किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि यह आदमी है जिससे दिल की सच्चाई है, जो आदमी में बिल्कुल नहीं होती। तभी से मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं, लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव में भोग चुकी हूँ, इसलिए उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूँ। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। ना तो मैं अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहा। आपके बारे में चंदर ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा मुंह बिगाड़ कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली। मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था, यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवयित्री ने शायद
मिसेस ब्राउनिंग ने कहीं लिखा था कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर और सपनों में बंध कर भी सपनों से अलग। यह बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ़ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं और आप उन्हें बतला देंगे कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूँगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाने के लिए इंतज़ार कर रहा होगा। उठते हुए पम्मी ने कहा, आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ा सा चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, यह मैं कह रही हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, देखूं? और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ़ करना, मैं कपूर से भी इतना ही बेतकल्लुफ़ हूँ। सुधा झेप गई। उसने आंखें नीची कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा। और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल से कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती हैं। जब पम्मी, जो ईसाई है, इतनी आज़ाद है, उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफ़ में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती, और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी, और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है, इतना मान मनुहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं, और चंदर की इतनी इज्जत है, अगर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह न करे। लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है, और वह कितना परेशान करती रहती है चंद्र को। कभी अगर वह सचमुच चंदर बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? चंद्र यहाँ से कहीं चले जाए तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होल डाल की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था, और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए थे। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं, और नहीं समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजिन से उनसे लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा तो समझ गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों ना होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है। और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? यह कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए मालूम हो गया कि चंद्र नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, यह तो नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है, जैसे यह सारी सृष्टि एक बिंदु और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की यह भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गिली उदासी एक चंद्र के ध्यान से उठी और उसी में समा गई।
दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छिल रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती। सुधा किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा आ गए चंदर? सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा के हैं। सुधा सहसा कमरे में से कोई बोला। चंदर है? सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गई और कमरे से बुआ जी बाहर आए। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ बुआ जी, 3 कदम पीछे हट गई। देख तयो ना, हम पूजा की धोती पहने हैं। ई के है सुधा? सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंचपात्र से वहाँ पानी छिड़का और जमीन फूकने लगी। सुधा, बिनती को भेज दो। बुआ जी ने धूपदानी में महाराजन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यही ठीक हैं, कहकर वह बैठ गई और चंदर की पेंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे यह क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरी पांचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और वहाँ एक मिनिस्टर भी पहुँचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूर में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ नहीं बताया? सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे यह बाहर गा कौन रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध मुझे परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों? और चंद्र को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा। अरे! क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे भागती क्यों है? यही तो चंदर है, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा। मैं नहीं आऊँगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिया, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है। यह कहकर सुधा उठी और फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की छोटी और बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी। बाल की 3-4 लट मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी और आंखें थी मुस्कुराए या रोए यह तय ही नहीं कर पा रही थी। देखो चंदर देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिनती, मोटी कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदर ने देखा बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़े थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, यह क्या है? सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंदर ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूँ या यह मोटी? छोड़कर सुधा बोली। यह देखो दांत काट लिया। उसने सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदर इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा। इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है? क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। सचमुच यह तो बड़े मजे की लड़की है। बिनती है इसका नाम। क्यों रे, महुआ बिनती थी क्या वहाँ जो बुआ जी ने बिनती नाम रख दिया है? वह पल्ला ठीक कर चुकी थी। बोली नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई चंदर और हंसने लगा। बिनती, बिनती बुआ की आवाज़ आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। कहो सुधी, चंद्र बोला, क्या हाल चल रहा यहाँ पर? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने? सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी याद आती थी। वह चंदर ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, पम्मी रानी,
अच्छा, वह आई थी? क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और क्या कहा? मेरी तस्वीर। अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील हैं? तुम कोई नई बात बताओ, सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बातें बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तस्तरी थी और एक गिलास तस्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंदर के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंदर ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने। लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ़ ना करे तो मालूम कैसे हो? सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिनती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है यह, चंदर बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदर, अब हम खूब बातें करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सिर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ाते वक्त हमारे पास में रख गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुना। सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता है कि मुँहझौसा हमको ऐसी नाच नचाए, हम पैदा होते ही गला घोंट देते। हरे राम, आकाश सिर पर उठाए हैं, घंटे से नरिया नरिया कर गला फट गया है। बोलते नहीं, जैसे सांप सूख गया हो। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद न थी। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुरा कर ग्लानि छिपाते हुए से बोले। मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा, तुमने बुआ को बिनती को मार डालेंगी। क्या हुआ? आखिर डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिनती ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिनती पर उतार रही है। इतने में फिर उनकी आवाज़ आई। पैदा करते वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, पालत बखत टैं बोल गए। मर गए रहियो तो अपने संतान को अपने साथ ले जाती हो। हमारे मुड़ पर ही हत्या काहे डाल गए हो? ऐसी कुलक्षणी है कि पैदा होते ही बाप को खाए गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर बोली। ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिनती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा। रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावत सुआ ढहार रही हो? सब चौचला अपने वाके जाके दिखाइयो। जाए के 10 महीना और अब बहन से उदिना ना जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिनती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब यह चरखा बंद होगा कि नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुमसे? बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फुट फुट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम यह सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से तुम्हारा घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएंगी ये? सुधा, कल जाएंगी। पापा, बिनती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परोसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो, यहाँ शोर ज़्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंद्र ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उससे चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रो कर तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी।
दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन नहीं गई। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाज़ा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही है। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफ़ी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गई और चंद्र की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर, बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे यह तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? यह चंद्र है, हमारे शिष्य। बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा भैया बैठो। तो एक दिन आए और रहियो। मैं बीए में पढ़ता हो सुधा के संगे? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी हुई भाई। देखो तो। हाँ सुकुल वे अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक हुई। बिनती का ब्याह टाल दो और अगर ये लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए दो। अब अच्छा ना लागत, ठूठ ऐसी बिटिया सुनी मांग लिए छर्रावत रहे। रोअर बुआ बोली, हाँ यह तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन यह जो लड़का तुम बता रही हो, घर वाले कुछ एतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे घर वालन से का करे का है, वो तो लड़का को अलग है, अपने आप पढ़ रहा है और लड़की अलग रहिए। ना सास का डर ना ननद का। धौंस। हम पत्री मंगवा दी थी, मिलवाया ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में का कहा था? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन्हें जूता पीट बड़नक्कू से कह दियो, आय के कल से हमारी छाती पर मुँह दलत है। बुआ जी ने चंद्र की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा, तुम मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपने थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है, पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा, 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल से पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंद्र ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं, न महाराजिन है। डॉक्टर साहब बोले, अरे सुधा। सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के बारे में ही सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था। पता नहीं था कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही है। शायद क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है, उनकी लड़की उनके साथ पढ़ने। वहाँ नहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तहान को कितने दिन रह गए हैं, अभी घूमना बंद नहीं हुआ है इनका। नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी, उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जन्म पत्र दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊँगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे।
तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वरों में बोले। चंद्र चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ हाँ, वही ना जिनको डांट रही थी उस दिन। हाँ, वही उसके ससुर आए हुए हैं। उनसे कहना अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दें, पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है और हम चाहते हैं बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर ले। अभी डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा। उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह भागा पलंग उनके उदर के लिए ही नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे। पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में अंगूठा के अलावा सारा दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदर रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जा कर के कुर्सी में बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमरा आया। उस विशाल मांसपिंड में एक भूमंडल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो, सब आपकी कृपा है। खूब मिष्टान पाया। अब जरा शरबत उर्बत कुछ मिले तो कुछ पेट में जलन शांत हो। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे कोर्ट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाप रे, 2.5 मन की लहास, कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीची है। चंद्र को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं शोभा या उल्लास की रेखा तक न आई। चंद्र मन ही मन सोचने लगे, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी काँ काँ करके उठे। एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, बस हम कुछ ना खाए, आप बहुत सत्कार किए, हम यहीं से छक गए। आपको देख के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई भाई। सचमुच आप दिव्य पुरुष हो। और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो है मामा का पक्ष देखा जाता है। यह तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाए हैं कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तो कॉलेज में प्रोफेसर, और ओहर हमार सार लड़का केर मामा 3 डॉक्टर में मुंशी है। आपके कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ गर्मियों में अगर ब्याह न रख कर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक तो आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भर कर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर तीज त्यौहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती कपड़ा और 111 रुपये नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जिठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे, उनका रोजाना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झाल मुड़ी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देव, हम चली। अब और ये रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की। और अपनी टेंट में से उन्होंने एक मुड़ा तुड़ा तेल लगा हुआ नोट निकाला और डॉक्टर को दे दिया। चंदर एक तांगा कर दुबे जी को, अच्छा आओ हम भी चलें। जब यह लौटे तो बुआ जी की थैली में कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो, यह दे गए हैं तुम्हारे समधी जी। लड़की को 5 का नोट देखा। बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गए ई कागज के टुकड़े से।
अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लीले को तैयार और देत के दाई पेट पिराता है जूता पिटू का। अरे राम चाही तो जमजूत ई लहास की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्ता को खिलाई है। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा। बहिन तक बिनती का पता ना और उ तुरक मले छन के हिया कुछ खा पी लिहिस तो हमरे हिया का गुजारा नहीं होका। बड़ी आज़ाद हुई गई है सुधा की सह पाए के आओ देव आज हम भद्रा उतारे थी। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंद्र को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से गिलास पानी मांगा। बुआ ने गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के, कुछ खाए को दई नहीं। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छिलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बातें करती है तो आखिर बिनती से ही इतना कटु क्यों है। इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हटो, पहले नहा जाए के कुछ खाए तो न रहियो तनी देर। कहाँ घूमती रहियो, हम खूब अच्छी तरह जाने थी तू हमार नाक कटाई के रहबो। पथरिया के ढंग सीखे है। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंद्र क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता है ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिनी के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है, दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमानों में पली है, वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी। वह छोड़कर कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है यह तो ससुर को देखकर ही मालूम होता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर? बिनती उठो। उसने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती की लिखी उपन्यास गुनाहों का देवता पार्ट 5। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे। धन्यवाद।